बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाबक टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। यहाँ तक कि जब वो देख लेंगे वो अजाब जिसका उनसे वादा किया गया है तो उन्हें पता चल जाएगा कि कौन है जिसका मददगार कमज़ोर है और जिसकी तादाद कम है। आप फरमाइए, मैं अपनी सोच विचार से नहीं जानता कि वो दिन करीब है जिसका तुमसे वादा किया गया है या मुकर्रर कर दी है उसके लिए मेरे रब ने लंबी मौत। सूरा अल जिन की आयत 24 से 26 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। नाज़रीन, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुलाहिज़ा फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत के वक्त उसके काम आएगा तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत के वक्त उसकी मदद करेगा। इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने, इसका एहतराम करने की तौफीक अता फरमा दे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज जुमातुल मुबारक है, 10 रजबुल मुरज्जब 1433 हिजरी, 1 जून सन 2012 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराते हैं मोहतरम जनाब सईद आसिफ साहब, डिप्टी एडिटर रोजनामा नवाए वक्त, आज हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमा है। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद। कैसे? वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी आपकी जी, आपने मदद की है। और आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। आज 1 जून भी है और आज बजट भी पेश किया जा रहा है। लेकिन वज़ीर ख़जाना ने इससे पहले नाज़रीन अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का जिक्र किया है। पहले उस हवाले से खबर मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि महंगाई का इल्म है, रातों रात कम नहीं कर सकते वज़ीर ख़जाना आज बजट पेश करेंगे। तखमीना 3000 अरब रुपए से ज़ायद रहने, दिफा के लिए 545 अरब रुपए मुख्तस होने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज की तैयारी कर ली, कई अहदाफ पूरे नहीं हुए, इक़्तिसादी सर्वे जारी, गुर्बत का जिक्र गोल कर गए। और ये भी फरमा दिया वज़ीर ख़जाना साहब ने कि 3 साल में महंगाई कम हुई, खुशनुमा तस्वीर ना दिखाएं, रोटी 2 से 6 रुपए की हो चुकी है। एक सहाफ़ी ने इसका जवाब भी दे दिया। और हम मोहतरम सईद आसिफ साहब से जानना चाहेंगे कि कल जो सर्वे जारी किया गया है कितना मुत्तफ़िक है, कितनी सच्चाई है और कितना झूठ का लबादा है इसमें? देखिए शाह साहब, इससे एक दिन पहले जो गवर्नर स्टेट बैंक ने यासीन अनवर साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया था, मेरे ख्याल वो इन सब के लिए आईना है। ये जो बजट बना रहे हैं, दावा करते हैं कि हमने ये इनका आखिरी बजट है इस हुकूमत का और कोशिश इनकी यही है कि इस बजट में जितना ज़्यादा रिलीफ दे सके आवाम को वो दें, क्योंकि मजबूरी है इनकी कि आगे इंतखाबात में जाना है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि इस मजबूरी के बावजूद ये सोच कर भी कि आगे इंतखाबात में जाना है इन्होंने और इनके पल्ले कुछ होगा तो अवाम में इनकी पजीराई होगी, इसके बावजूद ये जो इक़्तिसादी सर्वे आया, आप इसका थोड़ा सा जायज़ा ले लें तो इसमें तो आवाम को मारने के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी सी मजीद सुर्खियाँ जो है वो भी पढ़ लेनी चाहिए। इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से नाज़रीन जो कहा गया कि महंगाई की शरह 10.8, शरह नमू 3.7% रही, सरमायाकारी में नुमाया कमी, डॉलर के मुकाबले में रुपये की कीमत 3.4% कम, सरकारी कर्जों की मालियत 12,024 अरब रुपये हो गई, दाखिली कर्जे 19.8% बढ़े। हफीज शेख, सूबाई हुकूमतों ने बिजली की कंपनियों के 300 अरब रुपए देने हैं, ताकतवर लोग टैक्स नहीं देते, 1450 अरब रुपए की वसूलियां हुई। चावल गन्ने की पैदावार में इजाफा, गंदम 6.7% कम पैदा हुई, बजट खसारा 5% रहा, तेल बिजली की कीमतों में भौचाल आया, फी का आमदनी बढ़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए 4.5 लाख अफराद को नोटिस दिए चेयरमैन FBR। और बजट से पहले आवाम को एक थोड़ी सी रिलीफ देने की कोशिश की गई है। शायद ये आखिरी बजट है कि पेट्रोल 2 रुपये 87 पैसे, डीजल 1 रुपये 79 पैसे, मट्टी का तेल 1 रुपये 64 पैसे फी लीटर सस्ता किया गया। आवाम को ज्यादा रिलीफ का नोटिफिकेशन चंद घंटे बाद तब्दील। पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा, पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपये 49 पैसे हो गई। जी सही साहब। हाँ, इसमें मेरे ख्याल सबसे पहले तो ये जो आपने रिलीफ की बात की, जो थोड़ा बहुत रिलीफ, ये 15 दिन बाद पता चलेगा आवाम को जो वापस ले लिया कितना रिलीफ मिला। अब हर 15 दिन बाद रिवाइज करना है इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में। और इसमें भी देखे चकमा 2 रुपये 87 पैसे यानी कि सस्ता किया है। ये 87 पैसे क्या चीज़ है? कोई पैसे कहीं आपने देखे हैं किसी मार्केट में जो आपके पास ही नहीं, आपकी जेब में ही नहीं, आपके खजाने में ही नहीं, उनका आप हिसाब किताब कैसे करते? तो ये तो आप यूँ समझे कि ये 2 रुपये सस्ता किया है इन्होंने, 87 पैसे वाला तो ऐसे चकमा ही है। इसी तरह ये दूसरे जो पैसों वाली बात है वो तो बिल्कुल, यानी कि आप इसको कहें कि ये आई वॉश है। आई वॉश तो डेफिनेट है।
तो इसमें भी देख लीजिए, अब जब बजट पे आज जब आ जाएगा तो उसमें अवाम पे जितने टैक्स लगने हैं वो हिसाब बराबर हो जाएगा। ये जो इन्होंने कम की है ना कीमत, वो तो बजट में पहले वो तो दिन कह रहे हैं हिसाब कि जो बराबर हो जाएगा। बड़े टैक्स नादरदा हैं, जो ताकतवर लोग हैं वो टैक्स नहीं देते, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बड़े बड़े और जी लोग भी बिल्कुल। हैं। इसमें बड़े बड़ों की आप बात करते हो तो ये जो एलीट क्लास जो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठी होती है ना, जिसमें अपोजिशन भी है, हुक्मरान भी है, सियासतदान भी साथ में। हाँ सियासतदान जो है, ये जो असम्बलियों में, सेनेट में, कौमी और सूबाई असम्बली में जो बैठे, इसका अपना ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब का लास्ट ईयर इनकी स्टेटमेंट थी कि ये पार्लियामेंटेरियन और सूबाई असम्बली के मेंबरान जो मिल के है ना, कोई 11 साढ़े 1100 तादाद बनती है टोटल। तो इसमें से वो कह रहे थे कि 850 जो है ना, सिरे से एक पैसा नहीं देते टैक्स। सही। ये हाल इन लोगों का है जिन्होंने अवाम को की सहूलतों के लिए बात करनी है, यानी अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं और उनके मुख्तलिफ फोरमों में बैठे हैं, और इनकी अपनी ये हालत है कि अपनी जेब से एक धेला नहीं देते, कौमी खजाने में जमा नहीं कराते। तो इन्होंने मुल्क की क्या खिदमत करनी, कहते हैं महंगाई नहीं हुई है, लेकिन 2008 में डॉलर अगर 60 रुपए था तो आज 95 रुपए तक पहुंच चुका है। 2008 में अगर चने की दाल 40-50 रुपए किलो थी, आज 100 रुपए से तजावुज कर चुकी है। ये आटे की अगर हम बात करें, चीनी की अगर हम बात करें, सब आवाम के सामने। बिजली का फी यूनिट जो है वो 10-11 रुपए तक पहुंचा दिया गया है। ये तो ऐसे मेरे ख्याल ये तो मजाक उड़ाने वाली बात है। ये अवाम के साथ यानी कि रोटी 2 रुपए की हुआ करती थी, आज 6 रुपए है, बल्कि इससे भी ज्यादा में फरोख्त की जा रही है। जी बिल्कुल। और ये कौन यकीन करेगा इनकी बात पे कि महंगाई इन्होंने नहीं की। महंगाई तो पल पल मुसल्लत हुई अवाम के सरों पे। कोई चीज़ आप देख रहे, ये आपने ये दुरुस्त निशानदेही की, जिस तरह डीवैल्यू हुई हमारी करेंसी, इस हिसाब से आप देखिए जितना यानी कि बैरूनी कर्जों का जितना बोझ पड़ता है, जितनी यानी कि करेंसी की शरह कम होगी, कर्जे ज़्यादा बढ़ेंगे, और वो जो कर्जों का बोझ है वो ज़ाहिर है अवाम की पर ही डालेंगे जी। इनके खजाने में तो कुछ है नहीं। अब गवर्नर स्टेट बैंक की जो स्टेटमेंट थी कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो आधे रह गए हैं। लेकिन उन्होंने फिर स्टेटमेंट बदल करी ना, गुज़िश्ता रोज एक दोबारा बयान दे दिया कि नहीं ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन पहले जो डैमेज होना था वो तो हो चुका है। वो तो ज़ाहिर है एक हुकूमत के प्रेशराइज करने पर कि आप किस मौके पे आप हमें ये पीठ में हमारी छुरा घोंपा आपने, वो तो सिर्फ एक यानी कि उनकी सेफ साइड के लिए उन्होंने शायद काउंटर एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन असल हक़ाइक़ जो है, उस बयान का जो फायदा हुआ $91 किन लोगों को हुआ, वो ज़ाहिर इन्हीं जिनके ज़ाहिर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं जिनके, उनको ही फ़ायदा हुआ ना। और वो मेरे आपके तो अकाउंट्स नहीं है, आम आदमी को तो नहीं है, वो तो सारे इन एलीट क्लासेस के ही हैं ना सारे अकाउंट्स। और अब देखिए इस जो बातें मौजूदा गवर्नर स्टेटमेंट ने की है, यही बातें मिनवन पिछले 3 गवर्नर जो है वो कर चुके हैं। इनको बावर करा चुके हैं हुक्मरानों को कि आपकी ये जो आदत है, आप कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं स्टेट बैंक से और फिर नोट छाप के आप अपने मामला चलाते हैं, तो इससे ज़ाहिर है इन्फ्लेशन बढ़ती। जब नोट छाप कर आप मार्केट में लाएंगे तो उससे क्या होगा, करेंसी तो डीवैल्यू होनी है, राइट, अफरातेज़ार भी होगा और महंगाई भी होगी, नेचुरल है उसका रिएक्शन। राइट सर, हमें एक ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन ब्रेक में जाने से कबल जो वज़ीर ख़ज़ाना ने खुशखबरी दी है तनख्वाहदार तबके, सरकारी तनख्वाहदार तबके के लिए, वो भी मुलाहिज़ा फरमाइए कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने का इम्कान है। मुतादिद टैक्स ड्यूटियों में कमी बेशी की तजावीज़, छोटी गाड़ियों पर ड्यूटी कम होगी, ये कहा है वज़ीर ख़ज़ाना ने। इस पर मज़ीद भी डिस्कशन होगी, लेकिन पहले वक्त है एक ब्रेक का। टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। आज के सुपरलीड स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। नवाज शरीफ साहब का बयान है कि जरदारी और गिलानी कौम की जान छोड़ दें, नए इलेक्शन कराए जाएं, हुक्मरान मैंडेट से तजावुज कर रहे हैं, जरदारी मुल्क की मामलात पर सोच समझ कर बात किया करें। नवाज शरीफ सिंध की तकसीम नहीं चाहते, मोहब्बत सिंध रैली पर फायरिंग से 12 जाने गई, हमला करने वाले कौन है, हुक्मरानों को किसी बात की परवाह नहीं, वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के अहकामात माने, करप्शन बंद की जाए। और दूसरी जानिब गिलानी साहब का बयान है कि इम्पोर्टेड शख्स वज़ीर आज़म रहा, अदलिया को दोहरी शहरियत का मामला आज याद आया, पंजाब में इलेक्शन से पहले नया सूबा बना देंगे गिलानी, सराइकियों का हक दबाने के लिए सिंध में अलहदा सूबे का शोशा छोड़ा गया, बजट के बाद मेरे इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता, नवाज शरीफ डिक्टेशन
नहीं दे सकते। और फिर जरदारी साहब का बयान भी मुलाहिजा फरमा लीजिए। जरदारी साहब फरमाते हैं कि पगाड़ा से मुलाकात फंक्शन लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद मुत्तहदा सिंध की तकसीम नहीं चाहती। ये बातें नवाज शरीफ ने फैलाई हैं। जरदारी मुहाजिर सूबे की बात करके इंतकाम लिया जा रहा है, इंतखाबात से कब लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। खिताब अहमद मुख्तार की मुलाकात सिंधी अरकान असम्बली की वज़रा के खिलाफ शिकायत, सदर ने कमेटी बना दी। मोहतरम सईद आसिफ साहब से जानना चाहेंगे इन बयानात को वो किस तरह से एनालाइज करेंगे। देखिए जी, मैं तो इत्शाम साहब ये कहता हूँ कि ये जो सूबों की सियासत है ना, ये हमारे लिए बहुत मुल्क की सालमियत के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसलिए मियाँ साहब को भी गुरेज करना चाहिए और हुक्मरानों को भी इससे गुरेज करना चाहिए। आप देखिए, ये मोहब्बत सिंध रैली के मौका पे जो मिसहैप हुआ है वो इसी का शाखसाना है। और ये जो जरदारी साहब कहते हैं कि मुत्तहिदा सिंध की तकसीम नहीं चाहती, तो फिर आप इसका भी जवाब दे देना, मोहब्बत सिंध रैली पर किसने फायरिंग की? ठीक है ना। अगर मुत्तहिदा सिंध की तकसीम नहीं चाहती तो वो तो सिंध के इत्तेहाद और यकजहती के लिए रैली निकली थी ना, उस पर फायरिंग करने वाले कौन है? फिर इसका जवाब आना चाहिए। 12 मई 2007 को भी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हक में रैली निकली थी, उस पर फायरिंग करने वाले कौन है? और दूसरी जानिब जरदारी साहब मुत्तहदा की बात कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये बयान जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से आना चाहिए? जाहिर है, सही, आप सही बजा फरमा रहे। और इसमें देखिए ना, ये जो जब ये करारदाद पास हुई पंजाब असम्बली में, यानी जनूबी पंजाब की और सराकी सूबे की, तो उसके 2 दिन बाद लंदन से महाजरों की जो स्टेटमेंट आई, उसमें ज़ाहिर कराची को सूबा बनाने की बात की उन्होंने। बिल्कुल ठीक। तो वो कौन लोग हैं? ये जरदारी साहब को बताना चाहिए ना, सदर साहब को। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये इस सियासत से इन्हें बाहर निकलना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो वहाँ जाके कहते हैं कि मैं सिंध को तकसीम नहीं होने दूंगा, लेकिन पंजाब के बेशक जितने मर्जी टुकड़े कर ले। और उन्होंने करारदाद भी मंजूर करवा ली 3-4 सूबों की पंजाब में। नवाज शरीफ साहब की सियासत को इन 4 सालों में आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अवाम में आप समझते हैं कि उनका एतमाद वो बाकी रहा है? जो स्टेटमेंट्स वो देते रहे बाजी में, जिस तरह से खामोश रहे, और जो उन पर एक लेबल लग गया था फ्रेंडली अपोजिशन, क्या आज भी वही है? क्या बिल्कुल वही है। जब यानी कि जब इनके अपने इंटरेस्ट के मामलात होते हैं, अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है, तो ये आज भी मुंतखब फोरमों पर इकट्ठे नज़र आते हैं। अगर कोई यानी कि कोई इनके हकूक़ के लिए कोई तरमीम लाई जाए, इनकी मराद के लिए तरमीम लाई जाए, तो उसमें कोई इतराज़ नहीं होगा। चाहे अपोजिशन है, चाहे सरकारी बेंचों पर लोग बैठे हैं, यक आवाज़ होके उसके हक में ये वोट देते हैं। तो और फ्रेंडली अपोजिशन क्या होती है? अभी देखिए, ये गिलानी साहब का जो इशू है, प्राइम मिनिस्टर का इशू, ये चाहते तो ये ठीक है, सियासत है, इसमें ये काउंटर करते हैं कि हम इस्तीफे दें तो क्या फ़ायदा होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना अगर प्रेशर पड़ता, अगर ये सारे असम्बलियों से अपोजिशन पूरी रिजाइन कर देती, तो उनके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाता। 2 दिन नहीं निकाल सकते। बहुत सारे मौके आए। सेनेट इलेक्शन से पहले ये कहा जाता रहा कि मुस्लिम लीग नून असम्बलियों से बाहर आ जाए, सेनेट इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ऐसा नहीं किया, और अभी ऐसा नहीं किया जा रहा। गो गिलानी गो जरदारी गो मुहिम कहाँ गई? बस ऐसे ही है ना। उस वक्त भी, अब सेनेट के इलेक्शन में भी इन्हें यानी कि नजर आ रहा था कि हम 3-4 सीटें निकाल लेंगे सेनेट में। अब जाहिर है जो अगले इंतखाबात होने हैं, उसमें ये सेनेट का जो मौजूदा ढांचा है, इसमें तो कोई तब्दीली नहीं होगी ना। ये तो 3 साल के लिए अब इलेक्ट हो गए। बिल्कुल सही। तो इसमें उन्हें नजर आ रहा था कि हम ये इस मौके को भी क्यों ज़ाया करें, इकट्ठे हो गए। तो ये जब तक आप अपने मुफादाती सियासत से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आपको आवाम की फिक्र नहीं होगी, जो इल्ला माशाल्लाह किसी को नहीं है, ना हुक्मरानों को ना अपोजिशन वालों को, तो इसमें ज़ाहिर है अवाम जो है वो तो पिस रहे हैं अपने मसाइल की चक्की में। ये मसाइल हुक्मरानों ने भी पैदा किए हैं और अपोजिशन के सियासतदानों ने भी पैदा किए हुए हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई यानी कि मैं नहीं कहता कि कोई फ़र्क है इस मामले में। अवाम के मामले में कोई हमदर्दी वाली बात नहीं है। ये सिर्फ उनके कंधे पे सवार होकर अपनी सियासत चमकाते हैं, सिर्फ इक़्तिदार के ऐवानों में आने के लिए, असम्बलियों में आने के लिए, और उसके बाद फरामोश कर देते हैं अवाम को। तो मेरा ख्याल है अब इस कल्चर से अवाम भी अब बाशऊर हो रहे हैं। अल्लाह करे कि आने वाले इंतखाबात में कोई ऐसी सूरत बने कि अवाम को मौका मिल जाए सही अपने ज़मीर के मुताबिक अपने वोट के हक़ के इस्तेमाल का मौका मिल जाए,
शफाफ इंतखाबात हो जाए। तो मेरा ख्याल है शायद कुछ उम्मीद रखनी चाहिए हम, ठीक। तो कुछ शायद बेहतरी की राइट, सूरत अवाम की सर आपने बात की, और अवाम के मसाइल जो हैं वो वहीं के वहीं हैं, उनके हल के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही। लोड शेडिंग एक अजाब बन चुकी है और हमारी कौम नफसियाती मरीज बनती जा रही है इस लोड शेडिंग के बहरान की वजह से। लोड शेडिंग के खिलाफ लाहौर समेत कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी, तोड़ फोड़। फैसलाबाद में आज से 3 रोजा शटडाउन का ऐलान, फायरिंग से 1 हलाक 3 जख्मी। शादरा में मुजाहिरीन ने लेस्को दफ्तर और टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की। चूनिया शरकपुर में शटर डाउन। हाफिजाबाद में बुकला की हड़ताल। शेखुपुरा ननकाना में भी मुजाहरे। फैसलाबाद में कई मकामात पर एहतजाज। पीपल्स पार्टी के दफ्तर और एक बैंक पर धावा। तरबेला डैम के पावर हाउसेज स्ट्रिप कर गए। शदीद गर्मी के बायस मजीद 2 अफराद जाबाक हो गए। और नाज़रीन, एक खबर इसी से रिलेटेड है कि एक तरफ ये बहरान जारी, दूसरी जानब हुकूमत ने जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो क्या है। ईरान पाकिस्तान को 1000 मेगावाट बिजली देगा, मुआहदे पर दस्तखत। मनसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। मनसूबे के लिए 70% फंडिंग ईरान और 30% पाकिस्तान करेगा। कीमत 8 सेंट फी यूनिट तय। पंजाब हुकूमत और ईरान के सूबे फारस के दरमियान इक्तिसादी ताउन में इजाफे के लिए भी मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। लोड शेडिंग का इशू इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है और जैसे कि मैंने जिक्र किया, लोग जो हैं वो परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। अभी देखिए इसमें भी एक हफ्ता पहले आपने स्टेटमेंट देखी होगी फरियाल तालपुर की, जो सदर जरदारी साहब की हमशीरा है। तो उन्होंने एक नवीद सुनाई आवाम को कि बजट में हम लोड शेडिंग का भी रिलीफ देंगे आवाम को। मैं ये कहता हूँ कि अगर इनके पास कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जो छुपा के रखी हुई इन्होंने, तो ये आप बजट पर ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अगले इंतखाबात के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाम तो अभी मार रहे हैं ना, अभी चीखें निकल रही हैं आवाम की, कुलबुला रहे हैं। इतनी सख्त गर्मी में ना घरों में चैन से रह सकते हैं, ना बाहर उन्हें सुकून मिलता है, ना रात को सो सकते हैं। बहुत ज्यादा है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा इसमें ये कोई मुबालगा नहीं, पूरी कौम इस वक्त ज़हनी मरीज बन रही है इस अजियत की वजह से। जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, जिनके घरों में पानी नहीं, नहाने के लिए पानी नहीं, वजू के लिए पानी नहीं, खाने पकाने के लिए पानी नहीं दस्तयाब। पहले तो मस्जिदों से अजानों की आवाजें आती थी, अजान की आवाजें आती, लेकिन लोड शेडिंग की वजह से वो हाँ, सही बात है, सही बात है। तो ये तो एक बेराह रवी की तरफ ले जा रहे हैं ये पूरे मुआशरे को। तो इसमें मैं वही कहता हूँ कि अगर इनके पास कोई गिद्दड़ सिंह ऐसी है तो वो अभी इस्तेमाल करें ना, आप अभी रिलीफ दे दें आवाम को। आप अपने फायदे की क्यों बात कर रहे हैं कि हम जब इंतखाबात सामने आएंगे तो उस वक्त हमको थोड़ा बहुत रिलीफ दे देंगे और हमदर्दियाँ हासिल कर लेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अवाम इनके चकमे में आने वाले हैं। राइट, अवाम को मालूम है कि इनके पास बिजली के जो वसाइल हैं वो बरूए कार इन्होंने नहीं लाने, क्योंकि कमीशन और किकबैक्स का जो चक्कर है, ये थर्मल पावर प्लांट से बाहर निकल ही नहीं सकते। ये रेंटल पावर प्लांट इन्होंने लेने ही लेने, इन्होंने हाइडल बिजली की तरफ नहीं जाना। अब देखिए एक SMS चल रहा है डॉक्टर कदीर खां की तरफ से, वो कहते हैं कि मुझे अगर मौका दे हुकूमत तो 90 दिन के अंदर अंदर मैं 900 साल के लिए वाफर बिजली दे सकता हूँ। आप उनसे पूछें, उन्हें बुलाएं, आपके पास क्या मंसूबा है। अगर वो मंसूबा काबिल अमल है तो आप क्यों नहीं उस पर अमल करते। इसी तरह ये डॉक्टर समर मुबारकबाद चीखो पुकार कर रहे हैं कि थरकोल में इतने वसाइल है और उसमें सिर्फ बिजली नहीं हासिल होनी, उसमें गैस भी मिलेगी और पेट्रोल भी मिलेगा। सिर्फ एक उस मंसूबे से 3 सहूलतें में मिलेंगी, लेकिन उसकी राह में ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरान जो है वो ब्यूरोक्रेसी तो जाहिर इनकी ताबे फरमान होती है, कहीं कहीं सरकश घोड़ा बनता है, लेकिन जहां अपने मुफादात होते हैं हुक्मरान ब्यूरोक्रेसी को अपने पीछे चलाते हैं। और हम बार बार जो एडवोकेसी करते हैं कि काला बाग डैम बनना चाहिए, काला बाग डैम बना दें, लेकिन काला बाग डैम की तरफ नहीं यार। बिल्कुल, अभी देखिए हमारे आज के एडिटोरियल में भी ये इसको डिस्कस किया गया है। सर हमें एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो नाज़रीन मजीद खबरें भी डिस्कस की जाएंगी, आपकी कॉल भी शामिल करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। बैक टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं मोहतरम सईद आसिफ साहब से। लेकिन कुछ अहम खबरें पहले ज़रूर शामिल करना चाहूँगा, और कौम के लिए एक खुशखबरी ये है दिफाई पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रूज़ मिसाइल रात का पाकिस्तान ने कामयाब तजुर्बा किया है। ये समंदर ज़मीन पर निशाना लगा सकता है, राडार पर नज़र भी नहीं आता, 350 किलोमीटर तक एटमी रवायती वॉरहेड ले जा सकता है। पाकिस्तान गिनती के चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने क्रूज़ मिसाइल्स बना रखे हैं और ये बहुत बड़ी
कामयाबी है पाकिस्तान की। दूसरी जानिब खबरें हैं दिफा पाकिस्तान कौंसिल के हवाले से कि नेटो सप्लाई बहाल हुई तो रूस पर कब्जा करो तहरीक चलाएंगे, और अमरीकी सफारत खाने की जो सरगर्मियां हैं पाकिस्तान मुखालिफ वो क्या हैं वो भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि अमरीकी सफारत खाने की 3 रुकनी टीम का दौरा गिलगित, अलहदगी पसंद तंजीम के रहनुमाओं से मुलाकात की है। इस पर भी बात होगी सही साहब से, लेकिन सही साहब की वजह से हम पहले कॉलर भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, ख्वाजा अंजुम बात कर रहा हूँ कराची से। जी ख्वाजा साहब फरमाइएगा। सर बात ये है कि मैं कहना चाहता हूँ कि लगाकर आफताब को किरण पापोश की जो बात भी की खुदा की कसम लाजवाब की, खिरत का नाम जनू रख दिया और जनू का नाम खिरत, जो चाहे आपकी हुस्ने किरशमा साज करे। जनाब आपकी इंडस्ट्री 45% जा चुकी मलाइशिया में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में। और दूसरी बात यह है कि आपके वो तमाम जो अदारे हैं जो ICU में हैं, जो कोमा में हैं, आपके वजीर आजम फरमाते हैं कि हम आपको 1 लाख नौकरियां देंगे। भाई मेरे, क्या उन अदारों में एडजस्ट करोगे? कहाँ करोगे वो नौकरियां? कहाँ से लाओगे पैसे? दूसरी बात, मैंने पढ़ा था कि रोम जल रहा था और नेरो बांसुरी बजा रहा था। आज मैं अदम के एक शेर की बात करता हूं और अदम की रूह से बड़ी माजरत के साथ कहता हूं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा अंजुम साहब, आपने कॉल की। और एक और कॉलर भी हमारे साथ लाहौर से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, मैं वजीर खजाना के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, उन्होंने कहा महंगाई को रातों रात कम नहीं कर सकते, मगर ये गैलेक्सी इंडस्ट्रीज के 7 करोड़ का जो बिल है वो रातों रात 23,000 एक साथ में बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आम आदमी का बिल, मेरे याद जैसे का बिल 700 रुपए भी हो तो ये उसकी 2 एक साथ भी नहीं करेंगे। राइट। और उसकी इन्होंने 1944 एक साथ की है। अच्छा भी क्या ये लोग मरना भूल गए हैं? ठीक, थैंक यू वेरी मच। डिस्कशन करें। थैंक यू वेरी मच जी। जी, जो पॉइंट रेस किया है कि हमारी वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा की इंडस्ट्री है और उसकी जो किस्तें कर दी गई उनके बिल की, वो शायद बिजली के बिल की। तो आप बताइएगा कि एक आम आदमी को तो 1 रुपये का रिलीफ नहीं मिल सकता, और वज़ीर ख़जाना हिना रब्बानी खर की इंडस्ट्री के लिए 23,000 से ज़्यादा किस्तें बना दी गई हैं और हज़ारों सैकड़ों सालों तक जो है वो आप देखिए ना, अदा की जाएंगी। पहले आप देखिए कि डिफॉल्ट कितना है उनका, यानी कल्चर आप देखें। ये बातें करते हैं, इस्लाह की बातें करते हैं वज़ीर ख़जाना साहब। ये सही बात है ना कि जो बड़ी मछलियां हैं वो तो ना टैक्स देती हैं ना अपने बिल अदा करती हैं। तो ये इससे बड़ी मिसाल कोई और हो सकती है? ये वज़ीर हिना रब्बानी साहबा की जो बात सामने आ रही है, और ये तो सीना बसीना चल रही है। अब एक सहूलत है आवाम के पास, SMS सर्विस होती है मोबाइल की, तो उसमें यानी कि कोई एक बात होती है तो पूरे मुल्क के कोने कोने तक फैल जाते, और ये बात फैली हुई है वज़ीर सोशल मीडिया और SMS जी ज़ाहिर और लोग हैरान परेशान हैं कि आप देखिए, यानी कि ये जो एलीट क्लास है सो कॉल्ड, इन्होंने अवाम पे काठी डाल के अपने लिए क्या क्या सहूलतें, क्या क्या मराहत ली हुई हैं, और अभी फिर मज़ीद लूटने के लिए इरादा रखते हैं कि अब अगले इंतखाबात में भी हम आएंगे और इक़्तिदार पर विराजमान होंगे और वही अपने और फिर कहते हैं कि महंगाई अब रातों रात कम नहीं कर सकते। ये तो ऐसे ही है जनाब। अब यानी कि इनकी ये तो एक तसव्वुराती बात है ना, जितनी यानी कि इनके वो जो डिफ़ॉल्ट की हुई रकम है उसकी अदायगी के लिए जितनी इन्होंने किस्तें की, मेरे ख्याल 3,000 रुपये पर मंथ किस्त की है 3,000 पर मंथ, और वो कहते हैं कि कोई 700-800 साल में वो अदा होगी इनकी, यानी कि 9वीं नस्ल जो है वो शायद वो 3,000 रुपये तक अदा कर रही होगी फिर उस वक्त तक। तो इतनी सहूलत, ये तो मेरे ख्याल है इन्होंने तो अपने आप को यहाँ अमलन अपने आप को, इस मुल्क को अपने लिए जन्नत बनाया हुआ है। राइट, बिल्कुल सही। और अवाम के लिए ये मुल्क दोज़ख बना दिया इन्होंने। बिल्कुल ठीक। और हमारे साथ कॉलर हैं सर, इमरान साहब हैं लांडी से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अदनान साहब बात कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, अदनान साहब फरमाइएगा। सर मैं यह करना चाह रहा था कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, तो बॉस इस बजट में क्या पिछले जो आने वाले बजट थे उसमें भी कोई ख्याल नहीं किया गया प्राइवेट काम करने वालों का। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के इतने सारे पैसे बढ़ाए गए। मैं 12,000 रुपए पे जॉब करता था, मेरा दोस्त भी सेम इतने ही पैसों पे करता था ना 5 साल पहले। आज मेरी तनख्वाह सिर्फ 13,500 हुई है और उसकी तनख्वाह है 26,800 रुपए। तो बॉस आटा मैं भी उतने ही पैसों का खरीद रहा हूँ जितने पैसों का वो खरीद रहा है। तो सहूलतें दी नहीं जा रही प्राइवेट वालों को, महंगाई जो है वो बढ़ा दी जाती है इक्वल,
रेशो से, यानी कि 15% लोग हैं सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब आप आटा महंगा करते हैं 100% लोगों पे, रिलीफ आप देते हैं सिर्फ 15% लोगों को। तो ये जरा आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से मैं कहना चाह रहा था कि जरा नजरसानी की जाए प्राइवेट काम करने वालों पे भी, और गवर्नमेंट वालों पे थोड़ा सा, वो तो काम पहले ही नहीं करते सर, हो गया। उनके इतने पैसे बढ़ाने की जरूरत क्या है? राइट, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। अभी हम इस पर बात करें। ताशमीन साहब हैं चकवाल से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहतशाम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइएगा। एहतशाम भाई, जैसे आप हिरान रब्बानी खार वाली बात कर रहे थे ना जी, जी जी, एक तो वो ज़ेर मौजू आ गई कि एक नबी करीम का फरमान है कि तुमसे पहले कौमें इसीलिए तबाह हुई थी कि जब उनके बड़े जुर्म करते थे तो उनके लिए एक और सजा थी, और जब गरीब जुर्म करता था तो उसकी सजा और थी। ठीक, बिल्कुल सही। वो ये तो खैर एक बात से बात निकली है। अगर आप पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत का मेरे भैया का जायजा लिया जाए जी, तो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में हर वो काम किया जिससे मुल्क तबाह बर्बाद हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच ताशमीन साहब। लेकिन पहले इमरान साहब ने जो पॉइंट रेज किया है कि क्या प्राइवेट जॉब करने वाले इंसान नहीं है, उनकी महंगाई असरअंदाज नहीं होती, उनकी सैलरियां क्यों नहीं बढ़ती? देखिए शाह साहब, मैं जहाँ तक मैं फील करता हूँ ना, आगे जो क्राइसिस आना है वो सबसे बड़ा क्राइसिस जो है इस मुल्क के लिए, अवाम के लिए, वो है बेरोज़गारी का। और जिस यानी कि तेज़ रफ्तारी से बेरोज़गारी फैली है इस मुल्क में, उसकी कई वजूहात हैं ज़ाहिर है, जिसमें तवानाई का क्राइसिस भी उसकी बड़ी वजह है कि बिजली नहीं होती तो कारखाने फैक्ट्रियाँ बंद रहती हैं, इससे जो दूसरे कारोबारी इदारे वो बंद होते हैं, तो एक बेरोज़गारों की एक खेप जो है ना वो जन्म ले रही है। जितनी बेरोजगारी इस वक्त मुल्क में, और गुर्बत की मैं तो लेकिन इसके साथ साथ सरमायादार बढ़ भी तो रहे हैं, सरमाया एक तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ कम हो रहा है, लेकिन उन्हीं का बढ़ रहा है जो कि अमीर तबका है वो मजीद बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। हाँ, सही बात है। मिडिल क्लास तो रहा नहीं अब, वो तो बीच में से गायब हो गया, या अमीर है या गरीब है। और इस वक्त जो खते गुर्बत एक इन्होंने लकीर खींची हुई है कि ये लकीर, इसके नीचे जो होंगे वो गरीब कंसिडर होंगे, इसके ऊपर जो होंगे वो मुतवसत आप कह लें या अमीर कह लें। तो इस वक्त जो ख़ते गुर्बत के नीचे आबादी जो है ना पाकिस्तान की, वो आधी से ज़्यादा है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि गुर्बत कितनी तेज़ रफ्तारी से फैल रही है इस मुल्क पे। और अगर लोगों को, यानी वो भी ऐसा है कि उसमें वो कंसिडर होते हैं जिनको 2 वक्त की खाने की रोटी मिल जाती है, ठीक है ना, वो ख़ते गुर्बत के नीचे आते हैं। लेकिन इस वक्त तो मुल्क की अक्सरियती आबादी जो है वो तो मेरा ख्याल है खाने से भी आजिज़ आ चुकी है, खाने पीने का भी उनके पास कुछ नहीं। ये जो खुदकुशियों का रुझान आप बढ़ा हुआ देख रहे हैं, इसकी मेन वजह भी यही, और ये जिस तेज़ रफ्तारी से स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है, इसकी मेन वजह भी यही बेरोज़गारी है। तो मेरा आने वाले दिनों में आपको लगता है कि अगर यही सूरत रही, बेरोजगारी बढ़ती रही, तो फिर खाना जंगी है जी, लोग छीना झपटी होगी, गली गली में घर घर में आपको खून बहता नजर आएगा। जब लोग भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे फिर? अपनी सर्वाइवल के लिए क्या सरमायादारों से पैसा छीनेंगे, जाहिर है, बिल्कुल सही बात है। तो ये इन्हें होश के नाखन लेने चाहिए हुक्मरानों को कि आप सोसाइटी को किस तरफ ले जा रहे हैं। राइट, रशीद गौरी साहब हैं कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, मैं आप दोनों हजरात की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम रशीद साहब, बहुत शुक्रिया। कि अभी जो बजट पेश हुआ, पिछले साल भी जो है ओल्ड एज बेनिफिट जो प्राइवेट अदारों वालों के लिए पेंशन में इजाफे का ऐलान किया था, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। हर दफा वो ये कहा जाता है कि अभी हमें आर्डर नहीं आया, लेकिन मालूम ये हुआ कि वो रकम जो इजाफा किया गया था, वो रकम उन्होंने बेनजीर के तहत वो जो तकसीम की गई आवाम के अंदर हुकूमत ने बांटी, उनकी वो रकम वहाँ बांट के अपना नाम किया और गरीबों को कुछ नहीं दिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच रशीद साहब। इंतहाई माजरत, वक्त की कमी है जी। पेंशनर्स के हवाले से पेंशनर्स, ये जो ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम की बात कर रहे हैं, ये वाकई बहुत जायज़ मसला है इनका। और आप देखिए, यानी कि सरकारी मुलाजमीन तो एक तनासब होता है उनका पेंशन का, उस हिसाब से मिल जाती है। लेकिन इसमें जो है एक फिक्स, इस बार शायद 3,000 या 4,000 रुपये है। वो चाहे छोटा मुलाजिम हो, यानी ये प्राइवेट सेक्टर में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें कोई इम्तियाज़ नहीं, सिर्फ एक ही उन्होंने फिक्स किया है कि इतना मिलेगा। और अब 4,000 जिसको मिलेगा वो क्या करेगा बेचारा? उस आगे की लाइफ जो है, रिटायर्ड लाइफ जो उसने गुजारनी, उसमें 4,000 से क्या करेगा वो? उसका अपना अकेले का गुजारा नहीं होगा, बजाय इसके कि वो ख़ानदान को चलाए।
तो ये सोचना चाहिए इन्हें। और ये जेन्युइन एक मुतालबा आ रहा है कि कम से कम चलें आप दुगना ही कर दें इसको, 4,000 से 8,000 कर दें। अब आपने तो कम से कम जो उजरत रखी हुई इस वक्त मजदूर की, पंजाब हुकूमत ने 9,000 रखी है मुकाबलेबाजी में और फेडरल ने 8,000 रखी, चले इसके बराबर आप कम से कम ही आप कर दें। ठीक, ठीक बिल्कुल है सही ना? फरमाया। तो ये मैं इनकी तायद करता हूँ और इस प्रोग्राम की वसातत से भी मैं हुक्मरानों से कहूँगा कि ये जो आज बजट जो पेश हो रहा है और फिर जो पंजाब का 5 जून को बजट पेश होगा, इसमें मेरा ख्याल है कोई मजदूर तबकात जो है ना, उनका आप ज़रूर ख्याल रखिए। राइट, बिल्कुल सही फरमाया। तमाम कॉलर्स के मशकूर हैं और अब बढ़ते हैं आज के नवाए वक्त कॉलम की जानिब। नाज़रीन, आज का कॉलम डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब का कॉलम है, एक और अवाम दोस्त बजट। लिखते हैं कि हुकूमत की तरफ से बजट का यूँ ऐलान किया जा रहा है कि यह कोई मुकद्दस दस्तावेज़ है और इस दस्तावेज़ के आसमानों से उतरते ही हर तरफ हरियाली ही हरियाली और खुशहाली ही खुशहाली हो जाएगी। और फिर आगे लिखते हैं कि एटमी पाकिस्तान का हुलिया हमारे नाअहल हुक्मरानों ने बिगाड़ कर रख दिया है। पाकिस्तान के बेशुमार सनतकार अपनी सनतें और कारखाने बांग्लादेश मुंतकिल कर रहे हैं। मजीद गुफ्तगू होगी डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब से ही, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। तो इत्शाम साहब और आपके साथ आसिफ साहब हैं। जी सही डॉक्टर साहब, मेरा भी सलाम आपको। जी जी, इस जो है वो शदीद गर्मी में जो है वो हमारा सलाम कबूल कीजिए जी। राइट सर, बजट के हवाले से फरमाइएगा कि बजट से गर्मी मजीद बढ़ेगी या कुछ गर्मी की हिद्दत और शिद्दत में कुछ कमी आएगी, कुछ गरीब का भी भला होगा? बस ये तो कल आपने देख लिया ना जी कि किस तरह से अवाम मजबूर होकर और अपनी बेबसी का इजहार करने के लिए वो सड़कों पे निकल आए हैं। और देखिए कि कितनी बदकिस्मत कौम है कि वजीर आजम साहब अभी एक हफ्ता पहले खुद लंदन गए हैं और बिला मुबालगा करोड़ों रुपए की जो है वो शॉपिंग करके वहां से आए हैं, लेकिन उन्हें कोई एहसास नहीं है कि ना लोगों के पास रोटी है, ना उनके तन पर लंगोटी है, और ये कि बेचारे लोग जो हैं वो न बिजली है और 48-49 दर्जा सेंटीग्रेड है। तो इसमें कुछ कॉस्मेटिक किस्म की चेंजेस जो है वो करेंगे और उनका बुनियादी मकसद और सब ये होगा कि लोगों को किसी न किसी तरह से धोखा दिया जाए और उनको जो है वो एक झूठी उम्मीद दिलाई जाए। लेकिन ये हुक्मरान दिल से कोई तब्दीली लाना नहीं चाहते, कोई मसला हल नहीं करना चाहते। कालाबाग डैम के लिए कोई पैसा जो है वो बजट में नहीं रखा गया और इस तरह से जो है वो उसका जो है वो अपना कोयले से जब बिजली बनाने के लिए कोई बजट मुख्तस नहीं किया गया। बेरोजगारी के खात्मे के लिए कुछ नहीं किया गया। टैक्स सारा ये वाहिद मुल्क है कि जहां पर जो है वो टैक्स बिलवासा तौर पर लगाए जाते हैं और 5,000 वाला भी उतना ही टैक्स देता है कि जितना जो है 5 लाख वाला देता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा साहब। और नाज़रीन बढ़ते हैं वक्त इदारे की जानिब। आज का नवा वक्त इदारिया भी कालाबाग डैम के हवाले से ही है कि मुश्तरका मुफादात की कौंसिल का कालाबाग डैम की तामीर के लिए लाहौर हाई कोर्ट में बयान और कौमी मुफादात के तकाजे हुकूमत को कालाबाग डैम की तामीर के लिए और किस इत्तफाक राय की ज़रूरत है, सवाल निशान। मुश्तरका मुफादात की कौंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करवाया है कि कौंसिल को कालाबाग डैम की तामीर पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं और इस हवाले से कौंसिल की जानिब से वफाकी हुकूमत को सिफारिशात भी भिजवाई जा चुकी हैं और जैसे हुकूमत इस डैम की तामीर का हुक्म देगी तो इसमें काम का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। अगर वज़ीर-ए-आज़म गिलानी इस डैम की तामीर के लिए चारों सूबों के इत्तफाक राय को जवाज़ बनाते हैं तो ये इत्तफाक मुश्तरका मुफादात कौंसिल के जरिए ही मुमकिन हो सकता है, जो चारों सूबों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है और किसी सूबे के दूसरे सूबे के साथ पैदा होने वाले तनाज़े को तय कराना भी इसके दायरे इख्तियार में है। मज़ीद गुफ्तगू हम इदारिये पर राय लेंगे मोहतरम सईद आसिफ साहब से। जी सही साहब, इसमें देखिए शाह साहब, मेरा ख्याल जो मेन उज़र है यही जो इदारे में डिस्कस किया गया है कि जब भी बात होती है कालाबाग डैम की तामीर की तो हुक्मरानों की तरफ से कहा जाता है कि जी इसमें इत्तेफाक राय दरकार है, हमें चारों सूबों का इत्तेफाक राय होना चाहिए। अब देखिए ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है ये चारों सूबों की नुमाइंदा काउंसिल होती है और इसमें अगर किसी सूबे का दूसरे सूबे के साथ कोई तनाज़ा होगा तो उसको भी सेटल इसने ही करना होता है। मेरा ख्याल है इससे बड़ा इत्तेफाक राय शायद ही कोई हो किसी इशू पर, यानी अगर सूबों से अगर आपने इत्तेफाक राय हासिल करके किसी बात को कोई शुरू करना है जिस तरह ये कालाबाग डैम है, तो मेरा ख्याल है ये बेस्ट प्लेटफार्म है। और अगर ये प्लेटफार्म ही कह रहा है
कि हमें इत्तेफाक है कालाबाग डैम की तामीर से। वो तो कहता है कि हमने रिपोर्ट भी बना के भेज दी हुई है वफाकी हुकूमत को, जैसे ही ओके होगी हम तामीर का काम शुरू हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है आपकी रुकावट होनी नहीं चाहिए कालाबाग डैम की तामीर के रास्ते में। बिल्कुल सही। और जो लोग इसके रास्ते में रुकावटें हैं वो सबके सामने है कि उनके क्या मकासद है, राइट। किस तरह इंडिया ने फंडिंग की है अरबों रुपए की उनमें, जिसकी वजह से उन्होंने यानी कि एक ज़ाहिर मकासद, एक अगर इंडियन लॉबी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, इस मुल्क का खाते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ फलते फूलते हैं, बातें कलमा इंडिया का पढ़ते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको स्नब करने की ज़रूरत है कि कालाबाग डैम का मंसूबा जो है अगर ये तामीर हुआ होता पहले दिन से इसको आप तामीर कर लेते तो ये जो तवानाई का क्राइसिस है ना कभी नौबत ही ना होता। राइट, बिल्कुल सही फरमाया सईद साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, बहुत अहम मौज़ूआत पर आपने गुफ्तगू फरमाई। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगले नशिस्त में भी आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। आखिर में फरमान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहते हैं। बार एसोसिएशन कराची 25 जनवरी सन 1948 को कायद आज़म ने फरमाया था कि मैं मुसलमानों से चाहता हूँ कि वो सूबाई तासुब की बीमारी से छुटकारा हासिल करें। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वो एक सफ़ में मुत्तहिद होकर आगे ना बढ़े। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। हम सब के लिए मिशल राह है। एहतशाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।